रखिएगा और आपके दिमाग में क्या बात आती है वो मुझको भी बताइएगा कि आज़ादी के बाद क्या क्या रचा गया, क्या क्या बना ऐसा जो दुनिया को कह सके कि ये देखो। ज़्यादातर ये दिखाई देता है कि आज़ादी के बाद जो कुछ भी हम लोगों ने बनाया है वो विदेश की छोटी नकल बनाई। तो जिसकी नकल आपने बनाई है उसको आप क्या दिखाएंगे, असल तो उसके पास है। इसका मतलब है कि आज़ादी के बाद हम लोगों ने बनाना बंद कर दिया। हम लोगों ने दूसरों की नकल करना, अनुकृति बनाना ज़्यादा किया, अपना ओरिजिनल बहुत कम बनाया। गांधी जी जब बैरिस्ट्री पढ़ने इंग्लैंड गए 19 साल की उम्र में, वहाँ पढ़ते हुए उन्होंने इंग्लैंड के समाज को नज़दीक से देखा, समझा और उस समाज की विशेषताओं को भी और उनकी कमजोरियों को भी पहचाना। तो गांधी जी ने सिर्फ बैरिस्ट्री की पढ़ाई नहीं की इंग्लैंड पहुंच करके, बल्कि समाज को भी पहचानने की कोशिश की। क्योंकि वो एक गुलाम भारत से गए थे, एक उसके देश में गए थे जिसके कारण हम लोग गुलाम थे, जिसके हम गुलाम थे। तो अपने समाज की और उस समाज की तुलना करने का, उसको समझने का उनको अवसर मिला। और कानून पढ़कर जब वो भारत लौटे बैरिस्टर बन के, तो कहीं ये तमन्ना लेकर लौटे कि अपने देश में भी जुडिशरी का, बैरिस्टर का वो रुतबा बने, वो जगह बने जो उन्होंने इंग्लैंड के समाज में देखी। लेकिन कहानी बताती है, इतिहास बताता है कि गांधी जी वो कर नहीं। एज ए बैरिस्टर गांधी जी बहुत सफल नहीं हुए। उनकी आत्मकथा अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है कि जब पहली बार मैं कोर्ट में खड़ा हुआ अपना मुकदमा लेकर, तो मैं इतना घबरा गया था, इतना डरा हुआ था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जीभ जो है वो चिपक गई, मेरे शरीर के अंदर कपड़ों के भीतर पसीना बह रहा है। और थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद मैं बैठ गया और मैंने उस मुकदमे में मुकदमा लड़ा नहीं। उन्होंने लिखा है कि उसके बाद मुझको ये समझ में आया कि मैंने जो सारी पढ़ाई की है बैरिस्ट्री की, इसकी प्रकृति और मेरी प्रकृति में मेल नहीं बैठता। क्यों नहीं मेल बैठता है? तो कहते हैं कि एक सफल वकील बनने के जो पैमाने बनाए हुए हैं, जिस तरह के तेज तरार उसको होना चाहिए, सच और झूठ के बीच की दीवार गिरा देनी चाहिए, सिर्फ अपना मुवक्किल और अपना मुकदमा और उसमें अपनी जीत, इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ देखनी नहीं चाहिए। अर्जुन की, जो अर्जुन ने जो एक आँख देखी थी चिड़िया की, उस आँख की तरह सिर्फ अपने मुकदमे की जीत, यही जब हमारे सामने होती है तो लिखते हैं कि मेरे स्वभाव में ये बैठा ही है। इसलिए बम्बई की अदालत में भी वो बहुत सफल नहीं हुए, वहाँ से गुजरात चले गए, वहाँ की अदालत में भी बहुत सफल नहीं हुए। और उसके बाद एक ऐसा मौका आया, जिस कहानी को लंबा नहीं करता हूँ मैं, अखबार में एक विज्ञापन देखा उन्होंने कि दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसे वकील की तलाश है, खोज है, जो गुजराती भाषा भी जानता हो, अंग्रेजी भाषा भी जानता हो और ब्रिटिश कानून समझता हो। तो ये तीनों ही बातें गांधी को अपने से मिलती हुई लगी और वो दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। और दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर उन्होंने अपने लिए जो काम चुना वो अटर्नी का काम। आप लोग बेहतर जानते हो अटर्नी क्या होता है। अदालत में जाकर बहस न करनी हो और बहस करने वाले को मुकदमे का पूरा कागज तैयार करके दिया जाए, ऐसी एक फर्म गांधी जी ने, एम के गांधी
के नाम से बनाई और एटर्नी के काम में वो बहुत ही सफल हुए, क्योंकि कानून की उनकी गहरी समझ, अंग्रेजी भाषा पर उनका पूरा अधिकार और गुजराती भाषा इसलिए जरूरी थी कि जो भारतीय यहाँ से गए हुए थे वहाँ मजदूरी करने के लिए, उनके जो आगे के जनरेशन थे, उनके लोगों ने जो काम धाम शुरू किया और दक्षिण अफ्रीका में रहने लगे, तो उनके मुकदमों के कागजात सब गुजराती भाषा में दिखाई देते। तो इन तीनों को मिल करके गांधी जी की जो एटर्नी फॉर्म थी वो खूब अच्छी सफल चली और धीरे धीरे वो उस दायरे से, उस पकड़ से गांधी जी बाहर निकले और फिर रोलिंग प्रैक्टिस की उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, खूब पैसा कमाया। जैसी चर्चा, जैसी बात हम लोग जानते नहीं हैं या कम जानते हैं। अपने दौर के सबसे सफल वकीलों में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की गिनती होती थी, बहुत अच्छी कमाई होती थी, बहुत ही शान शौकत से रहते थे। लेकिन एक बात उनके मन में हमेशा घूमती रहती कि आखिर ये जो कानून है जिसका पेशा मैं करता हूँ, इसकी भूमिका क्या है? ये जीत हार में बंधी हुई है या इसका न्याय और सच से भी कोई रिश्ता है? ये प्रश्न मैं नहीं जानता हूं कि आप लोगों के मन में उठता है या नहीं, लेकिन गांधी के मन में ये प्रश्न बराबर उठता था कि इस पेशे का जो न्याय पर आधारित पेशा है या सत्य की तरफ, और तब उन्होंने एक नियम बना लिया कि मैं वैसा कोई मुकदमा नहीं लड़ूंगा जो झूठ पर आधारित। तो कह दिया उन्होंने कि ऐसा कोई मुकदमा लेकर मेरे पास आना ही मत। ये भी कह दिया कि अगर आकर तुमने मुझको ये भरोसा दिला दिया कि मुकदमा सच है और मुकदमे के दौरान कहीं भी मुझको पता चला कि ये गलत है, तो वहीं मैं मुकदमा छोड़ दूंगा। और ऐसा किया उन्होंने। धीरे धीरे गांधी जी के, वकील गांधी की, बैरिस्टर गांधी की ये ख्याति फैल गई चारों तरफ कि ये आदमी झूठे मुकदमे लड़ता नहीं। आप मेरी पहली बात को और इस बात को मिलाने की कोशिश कीजिए कि रोलिंग प्रैक्टिस करने वाला आदमी जो भारतीय कम्युनिटी के सारे वकीलों में सबसे ज्यादा कमाता था, उसने अपने लिए एक रेखा ये बनाई थी कि मैं झूठे मुकदमे नहीं लड़ूंगा। यानी झूठे मुकदमे नहीं लड़ने के बाद भी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी और बड़ी प्रतिष्ठित हो सकती है। ऐसा किसी के मन में अगर हो कि तब तो फिर प्रैक्टिस ही नहीं चलेगी, क्योंकि ये सारा धंधा तो झूठ को सच और सच को झूठ बनाने वाला है। तो बैरिस्टर गांधी सामने खड़े हैं जो ये बताते हैं कि सच को सच की तरह रखने से भी प्रैक्टिस पर असर नहीं पड़ता, बल्कि वो और ज्यादा प्रतिष्ठित होती है। ये जो धाक सच की गांधी जी ने बनाई अपने बैरिस्टर रहते हुए, उसने इस पूरे पेशे को एक नए तरह की समझ दी। ये बात हम लोगों को इसलिए बहुत अंडरलाइन करनी चाहिए क्योंकि आज हम लोग जहाँ खड़े हैं, 72 साल आज़ादी के बाद हमारी डेमोक्रेसी जहाँ खड़ी है, उसके 4 पिलर हैं। जैसा हम लोग चर्चा में सामान्यतः कहते हैं, तो ये जुडिशरी है, ये तीसरा पिलर है। और ये तीसरे पिलर की हालत कैसी है, ये आप लोगों के सामने कहने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कमजोरी इस तीसरे पिलर में आ रही है, उसके कारण परेशानी क्या पैदा हो रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है कि अगर पहले 2 पिलर एग्जीक्यूटिव के और लॉ मेकिंग के, अगर पहले 2 पिलर कुछ कमजोर पड़ते हैं, दिशा भूलते हैं, गलत रास्ते की तरफ जाते हैं, तो हमारे संविधान की रचना इस तरह की हुई है
कि उस दो पिलर को रास्ते पर लाने की ताकत तीसरे पिलर। हमारे यहाँ जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बैलेंस बना रखा है, इंटरडिपेंडेंस है। कोई भी पिलर अपने आप में अंतिम नहीं है। कानून बनाने का काम जिस पिलर का है, लोकसभा का है, वो लोकसभा कानून बनाने के लिए तो आजाद है, लेकिन उसका कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, इसका फैसला करने का अधिकार इस थर्ड पिलर को। थर्ड पिलर का कोई फैसला अंतिम नहीं है, क्योंकि उस थर्ड पिलर के फैसले को लोकसभा की पिलर जो है वो बदल देते हैं। ये बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के बीच में। गांधी जी ऐसा कहते हैं कि बैलेंस तभी बना रह सकता है जब ये चारों पिलर अपने अपने काम में स्वतंत्र बुद्धि से काम करें, इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करें, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं हो, तभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बना रहे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस टूटता है तब क्या होता है? आज जो हो रहा है आप देख रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस फोन कोच टूटने के कारण एक